faculties, I have a basic question ki what's the structure of the research proposal that we can provide with them? See, first of all, you need to पहले तो अगर जब आप स्ट्रक्चर पूछ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट डाउनलोड 5 to 6 रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू द एरिया यू वांट टू वर्क, बिकॉज जब आप डाउनलोड करके उनको देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी. बट अदरवाइज इट इज़ जस्ट यार आपका टॉपिक के बाद इट्स द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी कि ICT का क्या इम्पैक्ट है स्कूल एजुकेशन पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ICT क्या होता है, स्कूल एजुकेशन क्या होता है, एंड वाई आई एम टेकिंग ICT इनटू द स्कूल एजुकेशन पार्ट. तो उसके लिए जैसे आप कुछ कोट्स दे सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने रीड करे, उससे ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाइक 1 page. देन यू मूव ऑन टू द नीड ऑफ द स्टडी. और उससे पहले मतलब आपके जैसे ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशंस कि आपकी स्टडी में पर्टिकुलरली ICT और स्कूल एजुकेशन का क्या मीनिंग है पर्टिकुलरली फॉर योर स्टडी. देन योर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, लाइक अभी तक आपने इससे जुड़े हुए कितने पेपर्स पढ़े और उन पेपर्स में आपको ऐसा कौन सा गैप एरिया लगा जिसकी वजह से दिस इज द नीड that you are doing this study. And then it's your research methodology कि क्या डिज़ाइन यूज़ करोगे, क्या टाइप यूज़ करोगे, डेटा क्या रहेगा, सैम्पल, सैम्पलिंग टेक्निक एंड द टूल्स दैट यू आर गोइंग टू बी यूजिंग. बस कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो रिसर्च प्रपोजल को कॉपी पेस्ट बहुत लोग मारते हैं, तो वो उसी में अपना एनालिसिस भी डाल देते हैं. एंड दिस इज़ द वन पॉइंट उन्होंने खोलते ही आपको आउट कर देना है, बिकॉज अभी जो चीज़ आपने करी नहीं, आप उसके रिजल्ट्स कैसे दे रहे हो. आप ये भी नहीं लिखोगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, क्योंकि अगर आपने कह दिया दिस इज एक्सपेक्टेड दैट मीन्स यू आर अ बायस्ड रिसर्चर, आपको पहले ही पता है कि यही रिजल्ट आना है. सो दीज आर सम केयरफुल पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट डाउन द प्रपोजल इन फ्यूचर टेंस, बिकॉज दिस इज समथिंग यू विल बी डूइंग इट. सो दिस इज वन की पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट शुड बी इन दी फ्यूचर टेंस एंड ऑलवेज डोंट राइट द वर्ड मी, आई, बिकॉज ये सब आप एक द रिसर्चर हो, आप आई, मी नहीं, माई सेल्फ नहीं हो उसमें, ठीक है. तो मेक श्योर यू ऑलवेज यूज द वर्ड द रिसर्चर एंड इन द फ्यूचर टेंस, एंड देन यू नीड टू गिव फ्यू रेफरेंसेज. अगर आप अपने रिसर्च प्रपोजल में कुछ भी लिख रहे हो, जैसे मैम ने कहा एक वर्ड ए भी लिखा है, तो आपको उसका मीनिंग और कहाँ से उठाया ये पता होना चाहिए. सो रेफरेंसेज में जहाँ से भी आपने जो भी पिक किया है ना, तो मेक श्योर यू पुट दैट पॉइंट इन द रेफरेंस, उनका जरूर डालें. बिकॉज मुझसे ये क्वेश्चन अपनी जामिया में पूछा गया था कि मेंशन एनी 5 रेफरेंसेज दैट यू हैव रिटन इन योर प्रपोजल, और प्रपोजल उनके पास था, तो मुझे ये पता होना चाहिए था मैंने 5 ऐसे कौन से मेंशन किए थे. आपका वो थॉरो कोई नहीं पढ़ता है, आपको पता है ऐसे पेजेस करेंगे, जो भी वर्ड दिखेगा वो आपसे पूछ लेंगे कहाँ से लिया है, क्या लिया है, कौन से रेफरेंस से उठाया है, किस रेफरेंस में क्या है. तो वो क्योंकि थॉरो उतना टाइम नहीं होता, आप तभी तो देते हो ना अपना प्रपोजल, उसी टाइम पे देते हो, तो वो बट वो आपको नहीं पता कि कौन सा वर्ड उनके सामने आ जाएगा, वो हम सब कुछ पता होना चाहिए. एक और था आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, वैसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं डिफरेंट फैकल्टीज़ के भी हैं, उसमें प्रॉपर मतलब अभी वैसे पॉइंट बाय पॉइंट मैम ने आपको समझा दिया, और जब आप बनाने बैठेंगे तो मल्टीपल चीज़ें हैं उसमें. सो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो या तो आप PhD मेंटरशिप गाइडेंस जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे नाम पे, फैकल्टीज़ के नाम पे, किसी के भी नाम पे वीडियो मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट जो होता है जिसको बोलते हैं कि जो एकेडमिक फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, बस वो इससे आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स, जैसे MPPCS का असिस्टेंट प्रोफेसर आता है और UGC से हमने असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई किया है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम PCS से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उसके आगे क्या होता है? सी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के ना इंडिया में 2 तरीके हैं. एक देयर इज वन डायरेक्ट एग्जामिनेशन, जैसे कि MPPCS ने वैकेंसी निकाली जिसमें सीधा पेपर देंगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए. ठीक है, अगर इंटरव्यू के स्टेप होगी तो इंटरव्यू होगा. दूसरा होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस विच इज़ बेस्ड ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसको हम API बोलते हैं. सो जो मेजरली पैटर्न फॉलो होता था अभी तक, अब उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस भी होने के चांसेस लग रहे हैं दिस न्यू ड्राफ्ट एंड डॉक्यूमेंट. सो वो जो दूसरा पैटर्न है जो आप UGC वाला बोल रहे हैं, मतलब UGC नहीं बोलते उसको, बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल होता है वो. हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, दे क्रिएट अ मेरिट लिस्ट एज पर योर एकेडमिक परफॉर्मेंस. ओके, और वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाएगी. जैसे मान लीजिए आप 50 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 50 लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे और आप अपना अपना स्कोर वहाँ डालेंगे, उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड एज पर द मेरिट लिस्ट आपको इंटरव्यू कॉल आएगा. फिर इंटरव्यू में आपका कैसा वहाँ पे इंटरव्यू रहता है, और उस हिसाब से सिलेक्शन, मतलब उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, वो सीधे आप जाके. सो दीज आर द 2 ways ऑफ असिस्टेंट. सर थोड़ा वो न्यू ड्राफ्ट रूल्स क्या आने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर में? वो आने वाला है, वो आएगा. वैसे उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन हो चुका है YouTube वाला एक बार वीडियो देखिए. उसमें मेजर चेंजेस यही हैं कि जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अब स्कूल में आ गया है, तो अब आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा. स्कूल से हायर से आपका
वैकेंसीज और असिस्टेंट प्रोफेसर पे इम्पैक्ट आता है। तो पॉइंट इज कि अगर आपने 4 ईयर यूजी लॉन्च कर दिया है तो 4 ईयर यूजी का बच्चा भी तो अपना भविष्य देखेगा ना। सो फॉर दैट केस दे हैव मेड श्योर कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 4 ईयर यूजी को जगह मिले। एंड व्हेन यू से मल्टी डिसिप्लिनरी देन द फैकल्टी शुड ऑल्सो बी मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ऐसे केस में अब आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा कि आप सिर्फ पेपर पब्लिश करिए, क्योंकि इट्स ऑल कमर्शलाइजेशन। आपने देखा है कि पैसा लग रहा है, लोग पेपर पब्लिश करा रहे हैं, ये चीज़ यूजीसी की नज़र में आ चुकी है। एपीआई को हटाया प्रॉपरली नहीं गया, इट्स नॉट, वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हो चुका। इट्स जस्ट दैट कि आपके पास ऑप्शन है। अब आपका मन नहीं है रिसर्च पेपर पब्लिश कराने का, आप नहीं करना चाहते, ठीक है, आप पेटेंट करिए, आप जाइए बुक लिखिए, आप जाइए मूक्स डेवलप कीजिए, यूडेमी पे को कोर्स लॉन्च कीजिए। तो आप क्या करना चाहते हो वो कहते वो करो, बट करो कुछ नया, दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर फील्ड। जो भी करो आप, जो मर्जी करो। अब उन्होंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे दिया। अब सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और रिसर्च पेपर तक आपकी नॉलेज को लिमिटेड नहीं रखा गया। इट्स अप टू यू, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट मेक अ सॉलिड कॉन्ट्रीब्यूशन, समथिंग न्यू इन योर फील्ड। दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ ब्रिंगिंग दिस न्यू ड्राफ्ट। उसमें एक और न्यू हुआ है कि ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अब जो वैकेंसीज आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करेंगे, बिकॉज कि अभी वो सेग्रीगेटेड था। सो यूजुअली जैसे कि अभी आपने बोला ना डाउट की जान पहचान, तो वो जान पहचान वाला जो लोगो था ना, वो मैक्सिमम चल रहा था कि यार सब जान पहचान वालों का ही होता है। तो उसको उन्होंने और स्ट्रक्चर बनाया कि जो इंटरनल यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर प्रॉपर हो रहा है तो उसकी एक सिलेक्शन कमेटी होगी, देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल पीपल। उसका प्रोसीजर एक उन्होंने सेटअप पूरा उसमें एक्सप्लेन किया उस ड्राफ्ट में कि सिलेक्शन कमेटी में कितने पर्सन होंगे, कितने होने चाहिए, क्या मेथड है, किस बेसिस पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं। एंड दैट नीड टू बी इंट्रोड्यूस। ये नहीं कि आप इंटरनली आपने कर लिया, को भी एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया। एवरीथिंग नीड टू बी डन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। सो नाउ थिंग्स आर गेटिंग टू बी मोर रेगुलाइज्ड एंड होपफुली उसके जो भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स अभी तक एकेडमिक फील्ड में लोगों को दिखते हैं कि एकेडमिक फील्ड में कैरियर बनाना कठिन है, वो आने वाले वक्त में थोड़ा सा बेटर होगा एंड स्मूथ है। जो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं और जो सही में उसमें एफर्ट डालेंगे उनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एनीथिंग एल्स? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एनवायरमेंटल हिस्ट्री में आगे पीएचडी करने का मैंने सोचा है, तो उसमें सर क्या पोटेंशियल है और कैसे टॉपिक, जैसे मैंने जो सोचा है वो पंजाब हरियाणा बेल्ट में जो डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर है और सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे जा रही है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, तो इसको मैं एक रिसर्च टॉपिक में कैसे मतलब डेवलप करूं। और जो मैंने सर्च किया कि ये नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वहाँ पर तो इन टॉपिक्स पे काम स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पर अगर आप जा रहे हो, सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन टॉपिक पे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। तो क्या ये इसमें उतना पोटेंशियल नहीं है अगर एनवायरमेंट? ये जो आपने सवाल बिल्कुल ठीक पूछा है कि एनवायरमेंटल नया फील्ड है एंड ये ग्रोइंग फील्ड है, लेकिन अभी ये हर जगह तो नहीं पहुंचा है। ये बिल्कुल ठीक बात है, केवल ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लिमिटेड है, जामिया के अंदर है, JNU DU, यहाँ पे रिसर्च हो रही है, एनवायरमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात भी हो रही थी, तो वो सिक्किम के ऊपर रिसर्च कर रहा है, एनवायरमेंट के एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से रिसर्च कर रहा है। वो देखना चाह रहा है कि सिक्किम जब ब्रिटिश के अंडर था तो फॉरेस्ट लॉज कैसे चेंज हुए, उसके बाद एनवायरमेंट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो देख रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होने के बाद किस तरीके से वहाँ पे चेंजेस आए थे। तो आप भी जब अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो प्लीज मेक श्योर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एनवायरमेंट के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड आपने रिसर्च टॉपिक जो चूज किया, अच्छा टॉपिक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी ने इसके ऊपर पहले काम किया होगा, आप कीजिए इसके ऊपर परस्यू कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि काम ज़्यादा नहीं हुआ है तो लिटरेचर रिव्यू ढूंढने में टाइम लगेगा। लिटरेचर है, वो आपको टाइम लग रहा है ढूंढने में। सर जो मैंने जितना सर्च किया, नॉर्थ ईस्टर्न और ट्राइबल बेल्ट जो है वहाँ पर ज़्यादा स्टडी हुआ है एज़ कम्पेयर टू इधर वेस्टर्न एरियाज़ में। तो आप उसको ऐड कीजिए, उस लाइन को एज इट इज ऐड कीजिए। आप EPW पे जाओ, J स्टोर पे जाओ, गारंटेड है कि मिल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आप बोल रहे हो कि इस पे काम हुआ ही ना हो, किसी ने पेपर पब्लिश किया। सर कम हुआ है, मतलब इस साइड में पंजाब हरियाणा बेल्ट में जो भी डिक्लाइनिंग वाटर लेवल है वहाँ कम हुआ है। नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा स्टडी हुई है कि ट्राइबल एरियाज में क्या क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुए हैं, उधर ज़्यादा हुई है। नॉर्थ वेस्ट उन स्टडीज को यूज कीजिए। देखो जिसने भी वहाँ पे काम किया होगा उसने कोई ना कोई तो प्राइमरी सोर्स यूज किए होंगे, सेकेंडरी सोर्स यूज किए होंगे, आप भी उनको यूज कीजिए। अब आपसे ये सोच रहे हो कि सर उनका कैसे मिलेगा काम, वही सेम जैसे आप EPW पे गए, J स्टोर पे गए, आपने काम ढूंढना शुरू किया, वहाँ से उनके फुटनोट्स पढ़िए जो उन्होंने कोट किए हुए हैं, जो भी उनका रिसर्च पेपर है, फुटनोट पे जाइए, फुटनोट देखिए उन्होंने अच्छा ये किताब यूज की है, तो वहाँ आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको मिल जाएगा, 100% आपको मिल जाएगा जो आप रिसर्च करना चाहते हो जिस एरिया के अंदर। रीजन अलग हो सकता है बच्चे, पता है वो रीजन अलग हो सकता है जिस एरिया पे आप करना चाहते हो, बट इट्स नॉट लाइक उस टॉपिक पे काम नहीं हुआ है। टॉपिक पे अभी उस रीजन पे हुआ होता तो फिर आपको करने की क्या जरूरत पड़ती।
तो आप वो नया दे रहे हो क्योंकि उस रीजन में नहीं हुआ, बट टॉपिक पे काम हुआ होगा फॉर श्योर, तो वो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। आप उसको मेंशन कर सकते हो अपने रिसर्च प्रपोजल में भी कि आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्टडीज एंड आप मेंशन कीजिए, वेबसाइट्स के लिंक्स दीजिए कि यहाँ पर जितना भी है, जैसे मैम ने कहा अदर रीजन में हुआ है, सो आई वांट टू डू द सेम थिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन विच इज स्टिल नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन और विच इज नॉट स्टिल नॉट टच्ड येट। ऐसे करके आप लिख सकते हो इन द गैप एरिया के अंदर। एक्चुअली ये चीज मैंने भी यूज की थी जब जेएनयू में मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे आदिवासी के ऊपर रिसर्च करना था, एक जगह नहीं हो रखी थी रिसर्च, तो मैंने प्रोटोटाइप करके यूज किया था टर्म कि सर मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे एक रिसर्च हुई है, तो सेम मुझे प्रोटोटाइप यहाँ पे यूज करना है। तो इट्स नॉट लाइक कि वो रिजेक्ट कर देगा, आपको बोल देगा अच्छा भाई वहाँ रख के तुम सेम वे में आ कर रहे हो, कोई नहीं, वो आपका एक्सेप्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। सर मुझे ICHR की फेलोशिप के बारे में पूछना है। उसका एक्चुअली एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और अच्छा एग्जामिनेशन, आई थिंक 20,000 के अराउंड स्कॉलरशिप मिलती है आपको, तो आप प्लीज़ उसको जरूर दीजिएगा, हर साल उसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। लेकिन वो तभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे पाओगे अगर आप PhD के अंदर एनरोल्ड हो, मतलब जब तक नहीं हो सकते तब तक वो एंट्रेंस नहीं दे सकते। एनरोल होने चाहिए। फेलोशिप भी बाद में मिलेगी और इवन एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आप तभी दे पाओगे अगर आप एनरोल्ड हो तो। सिमिलर इज आल्सो ICSSR फेलोशिप, ICHR ICSSR, हाँ एक और है ICSSR भी स्कॉलरशिप है, वहाँ वो भी ट्राई कीजिए। रिसर्च प्रपोजल जब आपका पास हो जाता है उसके बाद में यू अप्लाई, वो हर साल निकलती है, एनुअली निकलती है, अराउंड मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर होता है वो। मतलब दोनों में से किसी में सिर्फ नेट देखो क्वालिफाई वो जो है, वो जो मैम जो बता रही है उसके अंदर आपका रिसर्च प्रपोजल जाएगा, वो सेलेक्ट होगा, देन आपको फेलोशिप मिलेगी। लेकिन ICHR में क्या है कि आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, आप उस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे, देन आपको फेलोशिप मिलेगी। तो दोनों दीजिए आप। और JRF बेटर होता है कि ये फेलोशिप, इनकेस अगर JRF नहीं है 100% JRF बेटर होता है, वो आपका API स्कोर भी बढ़ाएगा JRF, वो आपको फेलोशिप भी बढ़ी हुई देगा। Ma'am, one thing I want to give it, ma'am, जैसे पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, मतलब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, IIT दिल्ली है, पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस से ज्यादा मतलब जेएनयू में एक सेंटर है लॉ एंड गवर्नेंस का, तो मैम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और रिसर्च के लिए बेटर कौन सा होगा? लॉ एंड गवर्नेंस वो उसका लॉ के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। जब आप देखो अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, 10th यूनिट एक अलग से आती है जिसमें सिर्फ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस आता है, इसमें फूड, हेल्थ, हाउसिंग स्कीम्स, ये वो, तो उसमें एंटायरली नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट और इन द रिलेशन ऑफ लॉ, बट उसको पब्लिक पॉलिसी, जैसे थिंक टैंक्स भी बहुत सारे होते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, वो उसका सब पार्ट नहीं है। पब्लिक पॉलिसी इज अ सेपरेट थिंग, उस अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे। लॉ एंड गवर्नेंस में जाओगे तो वो उसका सब पार्ट है, मतलब लॉ के से जोड़ के आपको देखना पड़ेगा और उसके सब पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। जबकि पब्लिक पॉलिसी अगर आपको उसी फील्ड में जाना है तो चूज अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो सिर्फ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस पे कराता हो, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ। लाइक में अगर मैं जाना चाहिए सर, जो हमारे थ्योरीज हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, उनका ज्यादा इंप्लीकेशन किसमें देखने को मिल सकता है, पॉलिसीज में या लॉ में? पॉलिसीज में। लॉ में तो सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन का कितना पार्ट पढ़ते हो, हमारे यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, जो आपकी यूनिट आती है, पॉलिटी यूनिट आती है, कितना पढ़ते हो? सिर्फ जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर होता है ना वो पढ़ते हो। आप डिटेलिंग में अगर सिर्फ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे ना तो आपको एक एक पैक्ट, जो भी केसेस क्या हुए, लीगैलिटीज क्या, वो सब पढ़ना पड़ता है आपको। हमारे यहाँ पे सिर्फ वो एक यूनिट आती है कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसमें भी सिर्फ हम गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ते, हम उतना लीगैलिटीज में जाके नहीं पढ़ते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक सोशल रिलेटेड टॉपिक है रादर देन लॉ से रिलेटेड उतना नहीं है। सर दूसरा क्वेश्चन है कि सर मैंने IIT दिल्ली का सर इसी का पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस का सर मैंने देखा, एंट्रेंस का पेपर देखा, तो सर एंट्रेंस का पेपर का माहौल ऐसा कि शायद अभी तक आई थिंक मैंने क्लाइंट का पेपर दिया था तो उसको कुछ उस तरह का देखने को मिलता था। तो 4 पैसेज है, नियर अबाउट आई थिंक 40% तो कंटिन्यू पैसेज के हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल वाले पैसेज, क्योंकि 4 बार पढ़ लिया फिर भी आंसर नहीं पता चल रहा। सीसेट वाले पैसे थे, सीसेट वाले, उसके बाद सर मैथ भी ठीक ठाक लेवल की है, पढ़ने के लिए ह्यूमैनिटीज का पेपर कर रहे हैं, मैथ और कॉम्पिटिशन जो 12th में पढ़े वही कर पाएंगे। तो सबसे नई चीज उसमें देखने को मिली मैथ बेस्ड रीजनिंग आई पहली बार सर, मैथ बेस्ड रीजनिंग मैंने कभी नहीं, तो इस पर अगर कुछ गाइडेंस मिले सर टीम सुपर कोचिंग की तरफ से तो वो भी अच्छा होता है। अभी मतलब हाँ IITs वगैरह का थोड़ा सा जो एंट्रेंस है वो थोड़ा डेफिनेटली डिफरेंशिएट करता है। अच्छा दूसरा चीज मैंने तो देखा कि उसमें रिसर्च प्रपोजल का भी खेलने, वो अपना कंटेंट देके उसको पढ़ के जाना दूसरे दिन उनकी एक्चुअली ना सी IITs में ना ह्यूमैनिटीज का जो इंटीग्रेशन है वो बाद में हुआ एंड दे वर एक्चुअली ट्राइंग की विद द चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी कि अब सिर्फ हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ में उसको सोशल एस्पेक्ट को इंक्लूड करने के लिए, सो बट बिकॉज अगेन दे आर मेजरली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट उनका हमेशा बना रहेगा एंड वो साइंस ओरिएंटेड चीजें ज्यादा रहेंगी एंड स्पेशली इवन जैसे कि आप जितने भी IITs वगैरह में देखेंगे ना, मतलब
अगर even if they are going for the political science, so they will barely go for the political theory research. Political theory, Indian political system नहीं. They will always prefer something like public policy because they want to be something aptitude, जो applicability वाला जो aspect आता है ना, तो इसलिए वो they want those kind of mind जो कि थोड़ा सा out of the bound सोच सके, जो आइडियोलॉजी में ना फंस कर जाए कि मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म. नो, दे वांट समथिंग जो कि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की उनको उसका रीजन ये है, एलपीजी आ गया है ना 1990s के बाद से. अब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से गवर्नमेंट इज बैकिंग ऑफ और वो हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. तो जो प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, कैसे इफेक्टिव एफिशिएंट हो सकता है, वो उनका फोकस वो रहता है ज्यादातर. ठीक है, नेक्स्ट सर. यहाँ पे बहुत लोग के टॉपिक ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब मगर मैं यहाँ पे एकदम डिफरेंट बैठा हुआ हूँ. मैंने 4 ईयर की डिग्री यूजी की हुई है, मैंने बीटेक किया हुआ है. और जैसे ही हम लोग एप्लीकेबल हुए थे, अभी शायद रूल नए पे आया था कि 4 ईयर डिग्री एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो मैं यूजीसी नेट दिया हूँ. पहली बार दिया था तो जेआरएफ मेरा क्लियर हो गया है. तो मैं ये आगे क्या करना है मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था. मैं देखा होगा तो फिर मुझे पता चला कि मैं रिसर्च के पीएचडी में डायरेक्ट इनरोल हो सकता हूँ बीटेक के बाद ही. सब्जेक्ट आपका क्या है? कंप्यूटर साइंस. बीटेक करा ना? नहीं, मेरा कंप्यूटर साइंस बीटेक किया हूँ. बीटेक में आपका स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस होगा ना? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरे सब्जेक्ट है. हाँ, मैंने 4 ईयर बीटेक किया. तो अब इसके बाद आपके पास अगर आपके पास 2 लाइंस है, या तो आप इसके बाद डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो. अब क्योंकि हम लोग एलिजिबल नहीं है. आपका जेआरएफ हो गया ना, तो आपका जेआरएफ के बाद मेरे पास पीजी डिग्री नहीं है. अगर मान लीजिए आपके पास अभी चॉइस है कि आप मास्टर्स, मैंने अभी जून 2024 में पास आउट हूं. अब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो. आपकी जो बाकी लाइंस है वो तभी ओपन होंगी अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर लेते हो, एंड देन यू कैन साइड बाय साइड गो फॉर अ. वैसे तो आपका जेआरएफ हो गया है ना, तो आप फुल टाइम पीएचडी कीजिए. फुल टाइम पीएचडी में इनरोल कीजिए. बिकॉज अगर अभी आप जॉब में जाते हैं, इन केस अगर आप लेते हैं, इसको कंसिडर भी करते हैं, तो देन द पॉइंट इज कि आप अपना जेआरएफ अवेल नहीं कर पाओगे. तो फॉर यू इट्स अ बेटर ऑप्शन टू गो इनटू दी पीएचडी राइट नाउ, क्योंकि आपके पास फेलोशिप है. इसके लिए आपके पास आईआईटीज आर द बेस्ट ऑप्शन. आप तो आईआईटीज में आराम से ट्राई कर सकते हो. ये आपका बिट्स पिलानी है, इसमें ट्राई कीजिए आप. मुझे आईएससी और आईआईटी देख रहा था, तो ये मतलब क्या प्रोसीजर है इसमें एडमिशन होने के? जैसे आप यहाँ बहुत लोग बोल रहे हैं कि टीचर से जाके मिलना है, फिर उनको रिसर्च प्रपोजल देना है. नहीं, मैं आपको बताती हूँ. उसके लिए आप एक अच्छा प्रपोजल बनाइए. पहले तो एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल बनाइए. देखिए, जाना आपको पड़ेगा क्योंकि आप जब इंटरव्यूज देने भी तो वहाँ जाओगे, बट पहले आप उनको स्टडी कीजिए. आप सारे आईआईटीज को चेक कीजिए, खड़गपुर, रुड़की, बॉम्बे हो गया, दिल्ली का हो गया, इन सबको चेक कीजिए. एक बार इनकी वेबसाइट्स को ओपन कीजिए, इनको स्टडी कीजिए कि वहाँ पे क्योंकि बीटेक के देखिए वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग का प्रॉपर फील्ड हो गया. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय, जैसे कोडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया आपकी नई पॉलिसी ने भी. तो आपका कंप्यूटर साइंस ही फोटे है, तो उसमें कोडिंग में किस तरह की कोडिंग के ऊपर आज की टाइम पे देखा जा रहा है, आप इसको स्टडी कीजिए. और आपके जो जितने भी आईआईटीज के ये वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाइए, किन किन गाइड्स के अंदर सीट्स ओपन है, वेकेंट है, उनको चेक कीजिए. एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रपोजल बिल्डअप करना पड़ेगा. बिकॉज अगर मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हो और उस गाइड के पास सीट नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा फिर. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप पहले वेबसाइट्स देखिए, उनकी लिस्ट निकालिए. उनके ईमेल आईडीज दिए होते हैं वहाँ पे फैकल्टीज के, तो आप उनको बाय प्रपोजल बाय मेल भी भेज सकते हो. ऐसा नहीं है कि अब जो लोग दूर बैठे वो कैसे विजिट करेंगे, तो उनके ईमेल आईडीज दिए होते हैं. वन प्रॉब्लम मतलब मुझे लग रहा है कि जहां तक आप जानना चाह रहे हो कि मैं जाके इंटरेक्शन स्टार्ट कैसे करूं, मैं बात कैसे करूं, वो प्रॉब्लम. उसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ. जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, हर कोई रिसर्च आर्टिकल लिखता है, तो आप उन्हीं टीचर्स के रिसर्च आर्टिकल पढ़ के जाओ. 4-5 जो भी रिसर्च आर्टिकल है, जाके यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन कि सर मैंने आपका ये आर्टिकल पढ़ा था, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, या मुझे ये समझ में आ रहा है, या मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है. क्योंकि हर किसी को एडमायरेशन पसंद होता है. आप जाके खुद ही उनको एडमायर करोगे कि सर आपका ये वाला टॉपिक, तो हर कोई चाहेगा. जो अगर आपको लग रहा है आप खड़गपुर नहीं जा सकते, बॉम्बे नहीं जा सकते, तो आप दिल्ली, उनके ईमेल आईडीज है, सबके अवेलेबल है. आईआईटीज में तो खास तौर पे जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनके हर फैकल्टी का ईमेल आईडी मेंशन्ड होता है वेबसाइट पे. तो यू पुट इन, लाइक मैम ने कहा, मैसेजेस भेजिए कि आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू सर, आई वांट टू डू पीएचडी, आई हैव गॉन थ्रू दीज आर्टिकल्स. तो इस तरह से अपना
पॉइंट को बिल्डअप कीजिए एंड यू देखो इंटरेक्शन करना पड़ेगा. IIT बहुत बड़ी चीज है. अभी आपने क्या किया है कि अभी आपने एक बंद कमरे में बैठ करके और अपना नेट JRF क्लियर किया है. अब आपको बाहर आना है, ठीक है. बाहर की दुनिया में जब निकलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन करना ही होगा, क्योंकि अगर आप अपना फील्ड, चाहे आप सिविल लेना चाहते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेना चाहते हैं, वहाँ पे आपको आगे स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा. तो जब तक आप इस तरह से अपने आप को बिल्डअप नहीं करेंगे, तो शुरुआत अगर कहीं से नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इसलिए आपको मेन चीज है कि अब तक आप ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे कि आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव आने वाला है. अब आपको सब्जेक्टिवली पढ़ना है, आपको रेफरेंस बुक्स ज़्यादा पढ़नी है, आपको जो रिसर्च पेपर्स हैं जो पब्लिश हो चुके हैं उनको पढ़िए, अपने रिलेट करते हुए पढ़िए कि आपके माइंड में उससे अलग अलग टॉपिक्स अपने आप ही निकलने लग जाएंगे. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप ही नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपके थॉट प्रोसेस जो है वो चलने लग जाएगा. ठीक है, जब फिर आएगा फिर पॉइंट्स लिख लीजिए, देन बनाइए. एक बार बेकार बनेगा, 2 बार बेकार बनेगा, आपको खुद को लगेगा कि ये वाला बहुत अच्छा बना है. ये तो कोशिश करनी पड़ेगी. सर मैम, मेरे लिए और क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर PhD, अगर मतलब मेरा JRF निकला है तो मैं PhD के लिए ही सिर्फ जा सकता हूँ कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? इसके बाद MBA भी कर सकते हैं, कैट का पेपर दीजिए, MBA की लाइन में जाइए. सिर्फ JRF हुआ है तो PhD जाना है. अदरवाइज सिर्फ आपने ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट किया तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है. आप बट JRF अगर आप चाहें MNCs में तो आप अभी भी कंप्यूटर की पोस्ट पे जितने. और मैम ये जो स्टिपेंड मिलता है इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? जो स्टिपेंड अलाउ होगा इसके लिए PhD, उसके लिए ही PhD करनी पड़ेगी. मैम अभी कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ कह रही थी. मैं एक बार क्लियर देखिए, आपको क्या करना है कि जो 4 ईयर स्टूडेंट होता है जिसने 4 ईयर इंटीग्रेटेड, उसका क्या होता है 75% प्लस आपका अगर PhD हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इन फ्यूचर की जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए आपका 4 ईयर है, देन आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं, आपकी PhD है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. 75% बट आपका जो 4 ईयर है उसमें 75% होना चाहिए. 81 है. ठीक है, देन अदर जो स्टूडेंट्स ये होते हैं कि जो 3-2 वाले पे चलते हैं कि जिनका UG है उसके बाद में प्लस PG होगा और फिर उनका नेट JRF है, देन वो उसके अकॉर्डिंग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का दे सकते हैं. तो अभी आप फर्स्टली अपना PhD पे फोकस कीजिए अगर आपको इस लाइन में जाना है. अदरवाइज जैसे मैम ने कहा कि आपके पास में अकॉर्डिंग MNCs के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आपको PhD टफ क्यों लग रहा है? आपको लग रहा है कि मेरा एडमिशन होगा ही नहीं? मैम पहली बार इधर मतलब कुछ होगा, इससे पहले थोड़ा पढ़ना शुरू करो, थोड़ा रिसर्च करो, हो जाएगा. MTech के बारे में ज्यादा सोच रहा था, फिर मैं ये फील्ड खुला तो फिर मैं इधर देने चला आया. अगर आप MTech करते हैं देन आप फिर आपको ये पेपर नेट का देना भी नहीं था. मेरा तो ये कहना है कि JRF लेके आपने तो क्यों? आप बल्कि बेटर है, हो बेटर है, भटको मत आप. अभी आपको भटकना नहीं है, बढ़िया स्कॉलरशिप मिलेगी आपको JRF से और अच्छा फील्ड आपका जो है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए ले सकते हो. हाँ, आप जब नया ड्राफ्ट आया उसके अकॉर्डिंग जिस बच्चे ने MTech करी है ना उस बच्चे को नेट का पेपर नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए नहीं चाहिए. तो आप तो वैसे ही लकी रहे हो कि आपने पहले ही कर लिया. सो यू कैन फॉर 5 years यू कैन इजीली टेक द फेलोशिप. एंड इस बीच में जब आप फेलोशिप ले रहे हो PhD में तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज तो खुद आपके पास आएंगी. अगर आप IIT में इनरोल हो गए तो आप इन अगली ऐप बना सकते हो अपना खुद का एडटेक प्लेटफॉर्म. बीच में विड्रॉ करने से कुछ प्रॉब्लम होगा? PhD विड्रॉ करने से नहीं, कुछ भी नहीं होगा. इट्स योर चॉइस. ओके, सो लास्ट में वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए बट स्टिल आयशा मैम है हमारे साथ में. सो आयशा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी PhD मेंटरशिप के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आप लास्ट में गाइडेंस देना चाहते हैं उसके बाद वी कैन सम अप द सेशन. ओवर टू मैम. So I think most of the session already निकल चुका था when I joined, but for those of you who have cleared their JRF, I think आपका तो next step ही ये है कि सीधा PhDs के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए. किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि रिसर्च प्रपोजल कैसे स्ट्रक्चर करना है. आई थिंक व्हेन आई वेंट, आई रिमेंबर मैं जामिया में गई थी अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर, तब मेरा नेट क्लियर हुआ ही हुआ था. आई डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ गाइडेंस जैसे आपको आज मिल रही है, राइट? तो मेरा कॉन्टेंट वॉज वेरी गुड लेकिन उसका स्ट्रक्चरिंग बहुत वीक था. तो आई रिमेंबर वन ऑफ द प्रोफेसर, जैसे मैम बताई थी, उन्होंने बैठकर मुझे बताया कि दीज आर द लूप होल्स. तो अपने यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने मास्टर्स पास आउट किया, आई थिंक वहीं जाइए. आप लोग के साथ फेमिलियर टीचर्स हैं, बहुत वेलकमिंग रहेंगे, उनसे जाकर पूछ लो कि मैं कहीं और अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन क्या आप मेरा स्ट्रक्चर करने में हेल्प कर दोगे? वो जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत मैटर करता है. वहीं से क्लैरिटी मिल जाएगी आपके पोटेंशियल गाइड को कि ये बच्चा कितना पोटेंशियल रखता है PhD करने का या नहीं करने का. तो प्लीज़ रिसर्च प्रपोजल पर इतना काम करके जाओ. जो आपका प्री PhD वर्क है ना, रिसर्च से पहले की जो रिसर्च है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव.
थैंक यू मैम। Yeah. सो इसके साथ आज का ये सेशन हम यहीं पीएचडी मेंटरशिप एंड करते हैं। थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग आए और सारे टॉपर्स टॉक के बाद इतनी देर तक रुके, एंड आई होप कि कुछ फ्रूटफुल लर्निंग भी यहाँ से लेके जाएंगे।